कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों ओर की दुनिया है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं, आखिर ये सब बना किस चीज से है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और हमारे आसपास की हर चीज की सबसे बुनियादी बनावट को समझते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे पदार्थ की दुनिया को समझने से। फिर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कण एक अनदेखा डांस करते हैं। जानेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। और फिर देखेंगे कि ये कैसे अपना रूप बदलते हैं। और आखिर में वाष्पीकरण के उस जादू को समझेंगे जो हमारे रोज के कामों में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारे आसपास की हर चीज के बारे में है। किताबें, पानी, यहाँ तक कि हम खुद। कभी दिमाग में आया है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है वो असल में है क्या? मतलब एक पत्थर हो, आसमान में तैरता बादल हो या किचन में पकता हुआ खाना, ये सब चीजें आखिर एक ही धागे से कैसे बंधी है? और वो धागा है पदार्थ। तो ये पदार्थ है क्या चीज? देखिए, परिभाषा तो बड़ी सीधी सी है। कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो, बस। एक छोटे से रेत के कण से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक सब कुछ पदार्थ ही है। तो सीधी सी बात याद रखनी है, अगर किसी चीज में वजन है और वो जगह ले रही है तो भाई वो पदार्थ है। ठीक है, तो अब जरा चीजों को और करीब से देखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। पता है, हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि इन कणों का बर्ताव ही तय करता है कि कोई चीज सख्त होगी, बहने वाली होगी या हवा जैसी। चलिए इसे समझने के लिए सीधा किचन में चलते हैं। हम सब ने कभी न कभी पानी में नमक या चीनी तो घोली ही है ना? पर सोचने वाली बात ये है कि घुलने के बाद वो नमक या चीनी आखिर जाता कहाँ है? गायब हो जाता है क्या? नहीं। और यहीं से खुलता है कणों का पहला राज। तो ये रहा जवाब। नमक गायब नहीं होता। असल में पानी के कणों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है, और ये नमक के कण उसी खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं। मतलब हमारे किचन का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि कोई भी चीज पूरी तरह ठसाठस भरी हुई नहीं होती, उसके अंदर भी खाली स्पेस होता है। अब आते हैं दूसरे राज पर। ये जो कण है ना, ये कभी आराम नहीं करते, कभी नहीं। ये लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। समझिए एक ऐसा डांस चल रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी डांस का नतीजा है कि किचन में अगर प्याज भुन रहे हो या बढ़िया सी कॉफी बन रही हो तो उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। ये खुशबू वाले कण हवा में नाचते नाचते सफर करते हुए हम तक पहुंचते हैं। और अब तीसरा और आखिरी राज। ये कण एक दूसरे को खींचते भी हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे छोटे छोटे चुंबक हों। यही वो फोर्स है, वो गोंद है जो इन सब कणों को एक साथ बांध कर रखता है और किसी भी चीज को उसकी शक्ल देता है। तो अब जब हम कणों के इन 3 राजों को जान चुके हैं कि उनके बीच जगह है, वो हमेशा चलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाएं बनाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये टेबल इन तीनों के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, ठोस में कण एकदम कस कर चिपक कर बैठे होते हैं, इसीलिए उनका आकार और साइज फिक्स होता है। द्रव में कण थोड़े ढीले होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, तभी तो पानी जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस में तो पूछे ही मत, कण एकदम आजाद होते हैं, जहां जगह मिली वहां फैल गए। एक और मजेदार बात यह है कि पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता, ये अपना रूप बदल सकता है। और ये कोई जादू नहीं, ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे चारों तरफ हर पल होता रहता है, बस तापमान बदलने की देर है। पानी से बेहतर उदाहरण क्या होगा? सोचिए, फ्रिज में बर्फ है, एकदम ठोस, कण कस कर बंधे हैं। अब उसे बाहर निकालकर गर्म कीजिए, कणों में ऊर्जा आएगी, वो कांपने लगेंगे और बन गया पानी। अब उस पानी को और गर्म कीजिए, जैसे चाय बनाने के लिए, तो कण इतने आजाद हो जाते हैं कि वो उड़कर भाप बन जाते हैं। है ना सिंपल? तो ठोस से द्रव में बदलने की इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन या पिघलना। और जब कोई द्रव तेजी से गर्म होकर गैस में बदलता है तो उसे कहते हैं क्वथन, यानी उबलना। चलिए
अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो हर रोज हर पल होता है, लेकिन शायद हम उस पर इतना गौर नहीं करते। ये है वाष्पीकरण का जादू। तो ये वाष्पीकरण है क्या? सीधे शब्दों में, जब कोई तरल चीज बिना उबाले ही गैस में बदल जाए। हाँ, उबलने से ये अलग है। ये प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है, बस थोड़ी धीमी होती है। और ये होता कहाँ है? अरे भाई, हमारे रोज के कामों में। जब हम फर्श पर पोछा लगाते हैं तो क्या पानी उबलता है? नहीं, वो बस वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। और तार पर सूखते हुए गीले कपड़े, वो भी वाष्पीकरण का ही कमाल है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो इस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। जैसे ज्यादा गर्मी हो तो पानी जल्दी उड़ेगा, हवा तेज चल रही हो तो भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर कपड़े को फैलाकर सुखाएं तो सतह बढ़ जाती है और वाष्पीकरण तेज हो जाता है। और हाँ, अगर हवा में पहले से ही नमी कम हो, यानी उमस ना हो, तो भी पानी तेजी से भाप बनता है। इसीलिए तो गर्म और हवा वाले दिनों में कपड़े झट से सूख जाते हैं। पर वाष्पीकरण का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है, और वो ये है कि इससे ठंडक पैदा होती है। होता ये है कि जो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कण होते हैं ना, वो पहले उड़ते हैं और अपने साथ गर्मी भी ले जाते हैं। नतीजा, पीछे रह जाती है ठंडक। ये हमारे शरीर का नेचुरल एसी है। जब हमें पसीना आता है और वो सूखता है, मतलब वाष्पित होता है, तो हमारी स्किन ठंडी हो जाती है। और मिट्टी का घड़ा, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। घड़े के छोटे छोटे छेदों से पानी रिसता है, वाष्पित होता है और अंदर का पानी ठंडा बना रहता है। तो अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। अगर वाष्पीकरण से ठंडक होती है, तो फिर उन चिपचिपे, उमस भरे दिनों में हमें इतनी भयानक गर्मी क्यों लगती है, जबकि हवा में तो पहले से ही इतनी नमी, इतना पानी होता है? सोचिएगा जरूर। ये सवाल हमें वाष्पीकरण और मौसम के गहरे रिश्ते को समझने का मौका देता है।